सन 1764 में हुए प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की कंपनी ने भारत की 3 शक्तियों को परास्त कर दिया था, जिसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम शामिल थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, मीर कासिम युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के सामने घुटने टेक चुके थे। मई सन 1765 में क्लाइव को दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनाकर बंगाल भेजा गया। उस समय जब क्लाइव भारत आए तो उनके सामने कुछ राजनीतिक तथा शासन संबंधी समस्याएं थीं और हम ऐसा पाते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने न तो मुगल बादशाह से ही और न अवध के नवाब से कोई निश्चित समझौता किया था। बंगाल के नवाब से भी इस समय कोई समझौते की स्थिति नहीं बनी थी, क्योंकि बंगाल का नवाब इस समय अल्पायु था। मीर जाफर का पुत्र नजमुद्दौला इस समय बंगाल का नवाब था। इन सभी मामलों में एक निर्णय, एक डिसीजन क्लाइव को करना था और क्लाइव को संभवतः इसी कार्य के लिए दोबारा गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया था। भारत में बंगाल में रहते हुए क्लाइव ने इन सभी कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न किया और इसमें कोई संदेह नहीं कि इन कार्यों को करने के लिए उसका प्रमुख उद्देश्य भारत में कंपनी की सत्ता की स्थिति को मजबूत करना था। जहां तक राजनीतिक समझौतों की बात है, क्लाइव को मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब से समझौता करना था। बक्सर के युद्ध में पराजित होकर शाह आलम अंग्रेजों की दया पर निर्भर कर रहा था और एक प्रकार से अंग्रेजों का कैदी था। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि नवाब के पास न तो शक्ति थी, न ही भूमि थी और न उसका कोई प्रभाव था, लेकिन वह नाम मात्र का मुगल बादशाह अवश्य था, जिसका उपयोग या जिसका यूज अंग्रेज कर सकते थे। लेकिन क्लाइव ने दूसरे रास्ते को अपनाया। वह चाहता तो दिल्ली पर भी उसका अधिकार हो सकता था, लेकिन इससे उसका उत्तरदायित्व एकाएक बहुत बढ़ जाता। शायद इस वजह से, और दूसरी वजह यह हम मान सकते हैं कि मराठों की वजह से उसने दिल्ली पर अधिकार करना उचित नहीं समझा। इसके अतिरिक्त जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र उनके अधीन था, उसके सामने भी एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इस कारण से क्लाइव ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने मुगल बादशाह को दिल्ली जाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाना भी एक मार्ग के रूप में अपनाया। लेकिन इसमें एक कठिनाई यह देखने को मिली कि शाह आलम को अगर दिल्ली जाने के लिए छोड़ दिया जाता तो शायद मराठे उसे अपने कब्जे में ले सकते थे और बाद में उसे एक कठपुतली शासक के रूप में अंग्रेजों के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते थे। इसलिए क्लाइव ने उसे दिल्ली के लिए छोड़ना भी उचित नहीं समझा। उस समय वेंसीटार्ट, जो कि एक रणनीतिकार थे और क्लाइव के जाने के बाद मुख्य रूप से उन्होंने अंग्रेजी कंपनी के लिए मुख्य भूमिका निभाई थी, उन्होंने सुझाव दिया कि मुगल बादशाह से ये वादा किया जाए कि अवध का क्षेत्र वह अंग्रेजों को दे दे। लेकिन क्लाइव इस पक्ष में भी नहीं था, बल्कि क्लाइव की मंशा यह थी कि वह अवध को एक बफर स्टेट के रूप में, यानी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच अवध का क्षेत्र एक बफर स्टेट के रूप में रहे, उसका ऐसा मानना था। अगर वह अवध के क्षेत्र को भी अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लेता
तो उसकी सीमाएं मराठों की सीमाओं से टच हो सकती थी, इसलिए उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा था। क्लाइव ने मुगल बादशाह से जो समझौता किया, उसकी शर्तों का जब हम अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि क्लाइव एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक व्यक्ति था। वह बहुत बड़ा दूरदर्शी था और इसी के तहत उसने ये समझौते मुगल बादशाह से, अवध के नवाब से और बंगाल के नवाब से किया। जो समझौता उसका मुगल बादशाह से हुआ था, उसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने अवध से कड़ा और इलाहाबाद लेकर मुगल बादशाह को दिया। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी और तीसरी शर्त यह थी कि अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष देना भी स्वीकार किया। इस समझौते की चौथी शर्त थी कि अंग्रेजों ने हैदराबाद के उत्तर के जिलों, जिसको उत्तरी सरकार की जागीर कहा जाता था, वह मुगल बादशाह से प्राप्त कर लिया। और इन चारों शर्तों में हम देखते हैं कि अंग्रेजों को पूरी तरह से लाभ था। मुगल बादशाह को अंग्रेजों के मित्र राज्य अवध की सीमाओं के अंतर्गत रहने के लिए बाध्य किया गया, जिससे उसके मराठों के हाथों में फंसने की आशंका न रही और अंग्रेज आवश्यकता अनुसार उसके नाम का प्रयोग अपने हित की पूर्ति के लिए कालांतर में कर सकते।